सर, बच्चे एमपीपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जब वो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म भरते हैं तो उसमें सारी चीजें तो उनको पता ही होती है, पर जब वो अपने हॉबी और इंटरेस्ट की बात आती है तो देखने में आता है कि अधिकतर बच्चे अपनी हॉबी में डायरी राइटिंग लिख देते हैं। तो क्या ये सही है? इसका क्या सही फॉर्मेट है? क्या होना चाहिए? Thank you, sir. I think it's a very critical question, and possibly it has not given the same kind of weightage that it deserves. मैंने स्वयं इंटरव्यू लेते हुए, लाइव इंटरव्यू लेते हुए देखा, बहुत बड़ी संख्या में लोग, लड़के क्रिकेट को अपना हॉबी बतलाते हैं, लड़कियां कुकिंग को अपना हॉबी बनाती है। शायद कारण यह है कि हमको स्पष्ट नहीं है कि हॉबी है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यक्तिगत जीवन में सफलतम व्यक्ति भी बहुत सारे कठिनाइयों से, बहुत असफलताओं से जूझता है। और असफलता एक व्यक्तिगत मापदंड है, कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है जिसको लेकर हम कहें कि ऐसा होने से असफल हो जाता है। कोई 60% मार्क्स से भी अपने को बहुत खुश रहता है कि मैंने 60% पा लिया, और कोई 95% मार्क्स से भी उसको ये दुख रह जाता है कि हमने वो 5% कैसे खो दिया। इसी तरह जीवन में बहुत सारी चीजें, व्यक्तिगत संबंध, किसी से अलगाव, माता पिता के कुछ निर्देश जो आपको नहीं भाते हो, इन सब से बहुत सारे जीवन में कठिनाई उत्पन्न होती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कितना नंबर हमको चाहिए, कितना हाथ खर्च, हमको जेब खर्च कितना चाहिए, हमको अपने रिलेशनशिप में क्या उम्मीद है, इत्यादि इत्यादि से हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं तनाव। और उसको दूर करने के लिए साइकोलॉजी में ईश्वर ने हमको कुछ बिल्ट इन मैकेनिज्म दिए, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसमें डे ड्रीमिंग, रैशनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंपेंसेशन इत्यादि कुछ है। लेकिन जब व्यक्ति किसी पद पर होता है, उसके व्यक्तिगत जीवन की जो भी असफलताएं हैं वो तो रहते ही हैं, और जो कार्य क्षेत्र से जुड़े चीजें हैं उससे उत्पन्न कुछ असफलताएं जुड़ जाती हैं। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, आपके यहां आंदोलन हो गया, आगजनी हो गई, पथराव हो गया, किसी धार्मिक क्षेत्र में हमला हो गया, आप फौजी अधिकारी बनते हैं, आपके कुछ साथी जवान घायल हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आप वन क्षेत्र के वन अधिकारी हैं, आप वन में आग लग जाती है, आपके चंदन की तस्करी हो जाती है, कुछ विलुप्त प्रजाति के जानवर आपके हाथ से पकड़ लिए जाते हैं, हाथी दांत की तस्करी हो जाती है। इन सब चीजों से आपको वही तनाव होगा जो व्यक्तिगत जीवन के असफलताओं के कारण हर एक व्यक्ति को होता है। इन असफलताओं से जूझने के लिए आपके पास कोई तंत्र होना चाहिए। नहीं होने से संभव है कि आप कुछ ऐसे मार्ग चुनेंगे जो शायद वांछित नहीं है। लाइक कुछ लोग शराब पीने लगते हैं या कुछ इस तरह के काम करने लगते हैं जो वांछित नहीं है। इसलिए हम देखेंगे, अगर हम अध्ययन करें विश्व साहित्य का या विश्व इतिहास का, जो प्रमुख कालजयी रचनाएं बनी हैं, उनके रचनाकर्ता उनके रचना के समय व्यक्तिगत जीवन में भी या सार्वजनिक जीवन में बहुत कठिनाई से गुजर रहे थे। उनको अपराध बोध या सेंस ऑफ फेल्योर सता रहा था, और इसलिए जैसे दो पुस्तकों का नाम मैं अक्सर लेता हूं, जो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद साइबेरिया में लेबर कैंप में लिखे गए, दोनों ही पुस्तकों को नोबेल प्राइज मिला। साइबेरियन लेबर कैंप जो रशिया के साइबेरिया क्षेत्र में है, जहां पर बोल्शेविक आंदोलन के बाद जो भी लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर यानी बुद्धिजीवी लोग जो बोल्शेविक आंदोलन से उत्पन्न स्थिति को अपनाने से इनकार करते रहे,
जो साम्यवाद की विचारधारा को अपनाने से इनकार करते रहे, उनको वहां भेजा जाता था ताकि वो वहां पर फिजिकल वर्क करे, झाड़ू पोंछा इस तरह के काम करे। -40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर, आप वहां से कहीं भाग नहीं सकते। 2000 किलोमीटर तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। थोड़े दिन रहने के बाद आदमी या तो पागल हो जाता है या तो उसको जक्षा या लंग से जुड़ी हुई अन्य बीमारी हो जाती है। ऐसे में अगर आपके अंदर कोई लेखन की प्रतिभा है, इच्छा है, तो ये दोनों कालजयी रचनाएं जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, डॉक्टर जिवागो, बोरिस पास्टरनाक, उसी लेबर कैंप से दूसरा किताब निकल के आया, गुलाग आर्किपेलागो, अलेक्जेंडर सोलिस्टिन। हम अपने देश में भी ऐसी कृति का उदाहरण पा सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में रहते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। उस वक्त वो विषम परिस्थितियों, मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहे थे। पुत्री घर में अकेली थी, 9 साल की उम्र। पत्नी टीबी का इलाज करवा रही थी यूरोप में। स्वयं देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। चूंकि उनकी हॉबी लेखन थी, तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, जो कालजयी रचना मानी जाती है। इसी तरह हम हर एक क्षेत्र में पाएंगे। मिल्टन की आंखों की रोशनी, इंग्लैंड के राष्ट्र कवि मिल्टन आंखों की रोशनी खोने के बाद पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज गेन्ड। पेंटिंग के क्षेत्र में विंसेंट वैन गॉग की रचना द सनफ्लावर। म्यूजिक के क्षेत्र में मिडनाइट सोनाटा, बीथोवन। यह उस वक्त रचना हुई जब उन्होंने एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ सर्वकालीन संगीतज्ञ कानों से सुनना बंद हो गया। कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा। तो उसके मैनेजमेंट के लिए यह हुआ। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, आपके अंदर की वो प्रतिभा जो आपको आपके विपर्जय के समय, आपके कठिनाइयों के समय, when your chips are down, उस वक्त आपको संबल दे सके, वो आपका हॉबी है। लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, ये सब कुछ हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आपने जो भी हॉबी लिखी है उसमें कोई बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त किया हो, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, ताकि जब when your chips are down, आप अपने कठिनाई को हल करने के लिए उस प्रतिभा का दामन थाम सके। धन्यवाद।